हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। एसएससी सीपीओ 2024 की एग्जाम्स आने वाली हैं। आप सभी को पता है, सिर्फ एक वीक बचा है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमारा पार्ट 3 है आज का। इस पार्ट 3 में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनसे अब नए क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं, मेरे एक जनरल साइंस का कोर्स है जो कि आपकी 2024 की सारी एग्जाम्स को कवर करता है। आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। उन सारे डाउट्स को भी आपको क्लियर करके एक क्लास में आपके लिए अरेंज कर दूंगा। आप हमें मैसेज और कॉल करके भी बता सकते हैं, ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक पूरा जीए का कोर्स जो कि आपकी सारी एग्जाम्स को कवर कर रहा है। उसमें सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी यहां मिलने वाले हैं, तो 10 मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। बात करते हैं एसएससी की। ये जो टेस्ट सीरीज है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रैक्टिस करिए। 5500 क्वेश्चंस की सीरीज है, बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको अवेलेबल हो रही है। तो जाइए प्रैक्टिस करिए। क्या करना है, कहां से परचेज करना है सर? तो परचेज करना है परचम क्लासेस पर। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां आप रजिस्टर करके सब परचेज कर सकते हैं। आप अपने डाउट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डाउट है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्वेश्चन ऑफ द डे को सेलेक्ट किया है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया, और जो सबसे अच्छा आंसर देगा मैं उसकी यहां पर कमेंट करके, जो आपका कमेंट होगा मैं उसको यहां लेकर आऊंगा और मैं बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इसका सही और अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। लेप्रोसी इज कोज बाय ए बैक्टीरियम कॉल, क्या कहते हैं, चारों में से ऑप्शन क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following disease is caused by the हेलियोबैक्टर पाइरोली? देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस डिजीज का आपको नाम बताना है, उस डिजीज का आपको नाम बताना है जो हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण से होती है। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है आपका ऑप्शन डी। देखिए, अगर मैं हेलियोबैक्टर जो पाइरोली की बात करता हूं, ये एक बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है ये किसको इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में? ये हमारे स्टोमक को करता है। किसको करता है? स्टोमक को। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि सर बहुत फास्ट करवा दीजिए। देखिए, बहुत फास्ट कर सकते हैं वो तो हम बुक में ही पढ़ सकते हैं। बुक हमारे पास हजारों क्वेश्चंस होते हैं, उस बुक्स में से हम डिस्कस कर सकते हैं, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ का पर्पज ये होता है कि जब हम सुनते हैं तो थोड़ा जल्दी याद होती है, चीजें कवर होती है दिमाग में, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमें पता लगते हैं। तो ये हमारे स्टमक को क्या करता है? इन्फेक्शन पैदा करता है। और स्टमक के कौन से पार्ट को? आपको पता है हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। और ये छोटी आंत का या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, डेड्यूनम, है ना, डेड्यूनम जो पार्ट है वहां पर ये इन्फेक्शन करता है। पता लग गया, ये बैक्टीरियल है, डिजीज है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये आपने सुना होगा एक पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये उसका मेन कोज है, ये कह सकते हैं हम लोग, है ना। पेप्टिक अल्सर डिजीज का मेन कोज यही होता है, ठीक है। जो हेली को बैक्टीरिया जो पाइरोली है, या एच पाइरोली भी कई जगह इसको आप देखोगे, ये हमारा जो स्टमक है ना, उसकी लिनिंग में क्या कर देता है? सूजन पैदा कर देता है, दर्द हमें होता है ना। अगर मैं और इससे इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बात करूं तो 3 इसमें ऑप्शन और थे, चिकनगुनिया, रूबेला और रिंगवर्म। चिकनगुनिया जो है ना, वो किसके काटने से होता है? तो वो होता है एडीज, है ना, एडीज इजिप्ट, ठीक है, एडीज इजिप्ट के काटने से, या एडीज एल्बोपिक्टस, इन दोनों के, जो ये दोनों मॉस्किटो हैं, ये दोनों जो मच्छर हैं, इनके काटने से चिकनगुनिया होता है। ये एक वायरस ट्रांसमिटेड डिजीज है। हो गया। रूबेला क्या है?
देखो रूबेला एक्चुअल में वायरल इन्फेक्शन है। ज्यादातर कौन इन्फेक्ट होता है रूबेला से? रूबेला से होते हैं ज्यादातर बच्चे इफेक्ट होते हैं। कौन इफेक्ट होता है? ज्यादातर चिल्ड्रन से इफेक्ट होते हैं। या मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मैं रूबेला को जर्मन मेसल्स भी बोल सकता हूं, या मैं इसको 3 डेज मेसल्स भी बोल सकता हूं। उसके दो और नाम है, जर्मन मेसल्स बोल सकते हैं या 3 डेज मेसल्स भी इसको बोल सकते हैं। रिंग वॉर्म की बात करते हैं। रिंग वॉर्म क्या है? एक फंगस डिजीज है जो केरेटिन खाते हैं, ठीक है। और इसको दूसरा नाम से हम क्या बोलते हैं? माइकोस्पोरस, माइकोस्पोरम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरम बोलते हैं। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए। क्या है? हेलिकोबैक्टर जो पायरोली क्या है? बैक्टीरिया है। किसको इन्फेक्ट करता है? हमारे स्टमक को इन्फेक्ट करता है। हमारे स्टमक में कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डेड्यूनम पार्ट को इन्फेक्ट करता है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया एक वायरस डिजीज है, ठीक है, जो क्या करता है? दो मच्छर एडीज इजिप्ट या एडीज एल्बोपेक्टस जो मच्छर है, मॉस्किटो है, उनके काटने से हमारी बॉडी में आता है और चिकनगुनिया होता है। रूबेला, रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो चिल्ड्रंस को इफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं, उसको जर्मन मेसल्स बोल सकते हैं, 3 डेज मेसल्स बोल सकते हैं। रिंग वॉर्म क्या है? देखो रिंग वॉर्म एक फंगस डिजीज है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखो ये कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, तो इनमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? देखो हमें इस प्रोसेस को समझने से पहले इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन। देखिए ये प्रोसेस होती कहां है? एक तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी लाइट में? सनलाइट में। हम कहते हैं ना सूर्य के प्रकाश में, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। इसमें साथ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, साथ में होता है H2O, वाटर होता है, ठीक है। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O मिलकर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करता है ना, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज इन द प्रोसेस, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, और कौन सी गैस निकलती है? O2, ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होती है। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, अगर आप इसको कॉमनली कर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? हम लोग इक्वेशन में लिखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, ये रहा 6CO2 प्लस 6H2, ठीक है। प्रेजेंस क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस है। और पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके रिएक्ट करने से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन के दौरान क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन होती है, और जो लाइट एनर्जी को हम लोग किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइट किसमें चेंज हुई? केमिकल एनर्जी में। और जो स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी है वो क्या है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में बीच में से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली कर पाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्लैंड्स रिलीज टीयर फ्रॉम आवर आईज। देखो इसका आंसर तो बहुत इजी है, लेकिन इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन क्या है? देखो लैक्रिमल ग्लैंड होती है, आपको पता है, ऑप्शन सी बहुत अच्छा है। देखो लैक्रिमल ग्लैंड्स आर पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक तो ये पता लग गया हमें, ये इंफॉर्मेशन जो क्या करती है, जो सेक्रेट करती है क्या? एक्वेरियस लेयर ऑफ द टीयर फिल्म। जो हमारी आंखों की जो परत है वहां पर एक एक्वेरियस लेयर है ना, पानी की जैसे, एक्वेरियस नहीं, एक्वेटिक वाटर से रिलेटेड है। तो ये क्या करती है? ये इस लेयर से हमें क्या होता है? हमें इसके रिजल्ट से क्या होगा? हमारी आंखों में क्या आ जाएंगे? आंसू आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो लैक्रिमल ग्लैंड है वो होती कहां है? हमारे जो ऑर्बिट होते हैं ना, इन ऑर्बिट का जो अपर रीजन है, ऊपर वाला, है ना, वहां पर अपर लेटरल जो रीजन है वहां पर सिचुएटेड होती हैं। ये भी हमें पता लगे, इनकी पोजीशन हमें पता लगी। अब ऑप्शन में है एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड। देखो एड्रिनल हार्मोन जो होता है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है एड्रिनल हार्मोन। अब ये क्या होता है? जैसे हमें कोई इमरजेंसी, ये कब रिलीज होता है ना, जब स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस,
है ना, यानी इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं और इसको हार्मोन ऑफ फाइट भी बोलते हैं, है ना, हार्मोन ऑफ फाइट भी बोल सकते हैं, हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड पता लग गया। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है उसके नीचे इसकी पोजीशन होती है, कहां प्रेजेंट होता है, बिलो द हाइपोथैलेमस। अब ये जो हार्मोन है, ये जो सेक्रेट करता है वो क्या है, जो ये इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोल दो, ठीक है, या थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये सारी क्या करता है, ये रिलीज करता है ना। इसको आप इन हार्मोन्स के नाम से भी बोल सकते हैं। इट सेक्रेट्स वेरियस हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। अगर मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड के बारे में, डी ऑप्शन, तो थायराइड जो ग्लैंड है ना, वो कहां, इसको बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है ना, जो क्या होती है, नेक जैक बिलो, है ना, बेस ऑफ द नेक, है ना, जिसको एडम्स एप्पल है ना, बिलो एडम्स एप्पल। अगर मैं थायराइड ग्लैंड की कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जो करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को है ना, रेगुलेट करता है। जो क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा विटामिन डी की वजह से होने वाली, इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी होने वाली डिजीज कौन सी है, और हमारी जो हड्डियां, हमारी जो बोन्स है सॉफ्ट हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, है ना। क्योंकि इसमें आपको पता है विटामिन डी की कमी से तो ऐसा होता है, लेकिन इस डिजीज को बोलते क्या है, इस डिजीज को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स एक बचपन में होने वाला एक डिजीज है जो बोन्स के डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और प्रोन हो जाते हैं, जल्दी से थोड़े थोड़े गिरने पर ही फ्रैक्चर होने लगते हैं, और ये विटामिन डी की वजह से होता है। अब विटामिन डी हमें चाहिए, ऐसा ना हो तो हम इसका मेजर सोर्स क्या है, हम सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से सुबह सुबह हल्की धूप लेते हैं तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब विटामिन डी, है ना, और फैटी फिश किन में होता है, और दूसरे सोर्स, मान लो आपने सनलाइट नहीं ले पा रहे हो, आप ऐसी जगह रहते हो जहां सूर्य की किरणें कम पहुंच पाती है, वैसे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कि आपको सूरज की किरणें आप तक ना पहुंच पाए, अब वो आप तक नहीं पहुंच रही तो आप उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं कहीं भी। फैटी फिश जो होती हैं, है ना, उनमें विटामिन डी का सोर्स बहुत ज्यादा होता है। रिकेट्स हम ये कह सकते हैं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है, ठीक है। अच्छा, ल्यूपस, LUPUS, ल्यूपस, ल्यूपस होता है एक तरह से लैक ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड, देखो आपको पता है एक सेल है, एक सेल में होता है एक न्यूक्लियस, है ना, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक जेली, जेल के तरह एक सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए एक सेल है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, इनका मेन एरिना कौन है, तो वो है भाई न्यूक्लियस, केंद्रक ही ऐसा काम करता है। और जो ये होता है केंद्रक, है ना, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर होती है जेली लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जो सब्सटेंस होता है, जो फ्लूइड इसमें होता है, और उसके बाहर मोस्ट आउटर सेल होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन्स, है ना, इट इट इज एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, और इस जेली लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, जैसे वाटर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड प्रेशर इज करेक्ट, देखिए हमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड राइट स्टेटमेंट को पहचानना है। देखो अगर मैं बात करूं आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ऐसा ही आपने पढ़ा होगा 120 80, ऐसा पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी। अब देखो द टॉप नंबर इसमें 120 है ना, तो जो टॉप नंबर 120 है, अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और इसमें बॉटम नंबर कितना है, 80, है ना, डायस्टोलिक नंबर बोलते हैं। तो हमें इन दो वर्ड्स के बारे में पता लग गया, इनका टॉप नंबर पता लग गया, बिलो नंबर, तो क्या होगा 120/80 mm। अगर मैं बात करूं
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, उसकी वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है? तो ऑलमोस्ट 5 लीटर के आसपास होता है ना? 5 लीटर के आसपास हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। इसमें 2 साइंटिस्ट और बात कर रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं ठीक है, चलिए ये छोड़ दीजिए। इससे रिलेटेड अगर मैं और बात करूं, जैसे विलियम हार्वे थे, उन्होंने क्या किया? पहले थे जिन्होंने ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो ब्लड है वो कैसे पंप होता है हमारी बॉडी से हार्ट में, ठीक है। और लैंड स्ट्रेनर जो थे, कार्ल लैंड स्ट्रेनर, उन्होंने ब्लड के बारे में बताया कि कौन कौन से ब्लड के ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, इनके बारे में बात की, ठीक है। अगर मैं ब्लड के प्यूरिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को समझ रहे हैं, तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है मेनली वो हमारे लंग्स में हो जाता है। जो हमारा लंग्स क्या करता है, जो गैसियस इंप्योरिटीज है ना, जैसे CO2 गैस है ना, उसको बाहर कर देता है, रिमूव कर देता है। और किडनी हमारे ब्लड के जो अदर इंप्योरिटीज है गैसियस को छोड़कर, है ना, उन सबको फिल्टर कर देता है। तो सारा काम हमें ये पता लग गया। अगर आपको और इंफॉर्मेशन, देखिए मैं पिछली क्लास में ब्लड के बारे में बहुत कुछ बताया, सब कुछ बताया, है ना। अगर यूनिवर्सल डोनर आप सबको बताया, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होते हैं, ठीक है, AB+O-, ये मैंने बात की थी 1 to 1 करके सारे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ब्लड में। तो रेगुलर क्लासेस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पिछली क्लासेस में बता चुके होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट लगता है कि सर और इंफॉर्मेशन बता सकते, तो भैया रेगुलर रहिए, आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती रहेगी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डज द ब्रेन गेट एनर्जी? हमारी जो ब्रेन है वो एनर्जी किससे प्राप्त करता है? तो उसका सोर्स क्या है? तो वो है ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज इज ए फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर की एक फॉर्म है। ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। किसी भी हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? ग्लूकोज है, एनर्जी के लिए। और हमारा ब्रेन जो है ना, उसमें बहुत सारी नर्व सेल्स होते हैं, या मैं जिनको कहूं कि न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स एक्चुअल में जितनी शुगर की डिमांड होती है ना, उसका 1/2 तो, है ना, 1/2 तो इन्हीं को चाहिए होता है भैया। बहुत रिच सेल्स जो होती है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में इनको एनर्जी चाहिए होती है। अब ये तो था हमारा ग्लूकोज का रेट ट्रांसफर। अब इसमें बोलो फैटी एसिड, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। देखो, फैटी एसिड्स भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैट के। हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो फैट्स खाते हैं। अमाइनो एसिड्स भी हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स क्या है, जब डाइजेस्ट पहले प्रोटीन होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूटता है, क्योंकि प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है क्या होती है? मोनोमर यूनिट, वो होती है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन है ना, लगभग एक प्रोटीन 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलकर बनाते हैं, 20 अमीनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं। अब इन 20 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली 10 तो हम लोग, हमारी बॉडी खुद बना लेती है ना। और इन 10 अमीनो एसिड्स को हम लोग फूड में खाने के साथ साथ लेते हैं, और फिर हमारा प्रोटीन काम करता है। तो प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉकर भी है, क्योंकि जब हम, आपने देखो जिम जाते होंगे, तब जिम जाते हो तो आपको जिम वाला बोलता है भैया प्रोटीन खाना पड़ेगा, यानी बॉडी बनानी पड़ेगी। इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो जॉन डाल्टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, यहां हमारा पर्पज है ना, कोई मॉक टेस्ट करने नहीं आए हम लोग कि पहले का आंसर मैं आपको पूछूं और आप फिर कमेंट करके बताओ कि, देखिए ये प्रैक्टिस है ना। हम इसको सीखने हैं कि एग्जामिनर पहले क्या पूछता था और अब क्या बनता है एग्जाम में, वो हम लोग यहां सीख रहे हैं। जॉन डाल्टन को हम लोग कंसिडर करते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब आपको पता है कि जो एटॉमिक थ्योरी है ना, उसको 2 लॉज उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंसिस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट, है ना, डिफाइंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़े सर। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो ये डिस्ट्रॉय होता है ना इसको बनाया जा सकता है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, है ना। अकॉर्डिंग टू द लॉ, मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड इन एनी केमिकल रिएक्शन। देखो, मास और वेट में पता है आपको, फिजिक्स में डिफरेंस पता है? मास और वेट में, है ना, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप सन पे रहो, मून पे रहो, अर्थ पे रहो, जुपिटर पे रहो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? जी पर डिपेंड करता है। जी क्या है? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है वो अलग होगा, जी की वैल्यू मून पे अलग होगी, सन पे अलग होगी, अर्थ पे अलग होगी, जुपिटर पे अलग होगी, ठीक है।
अगर मैं बात करूं, फिलिंग द ब्लैंक्स इज ए डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट स्टडी द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन फेट ऑफ द यूनिवर्स। देखो, जो हमारा यूनिवर्स है, अगर हम उसके स्टडी की बात करता हूं, उसकी ओरिजिन कैसे हुआ है ना, तो उसके बारे में, तो ये जो स्टडी है वो किस में है, वो है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, कॉस्मोलॉजी में ना एक्चुअल में ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो जो ये यूनिवर्स है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके अल्टीमेट फेट के बारे में, इस पूरी यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कॉस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी of the large scale properties of the universe as a whole। अगर मैं दो और चीजों की बात करूं, है ना, डेस्मोलॉजी, ऑप्शन ए क्या है ना, ये जैसे आपने स्टडी ऑफ लिगामेंट्स कह सकते हैं, है ना, ये इट इज ए सब डिवीजन है। ये जो एनाटॉमी होती है हमारी, है ना, फिजियो एनाटॉमी, उसका एक सब डिवीजन है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, किस चीज की फोकस करते हैं हम लोग, लिगामेंट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। देखो, राइट ऑप्शन तो डी है, ध्यान रखना। और जो पॉल हबल थे, उनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। कौन थे? एडमिन पाउले हॉबल, ये थे। इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ सकता है आपको, देखो पहले ये पूछा गया, हो सकता है अब इसके फादर ऑफ, ऐसे तो एग्जामिनर बनते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाने वाले क्या होते हैं, ह्यूमंस ही तो होते हैं, हम जैसे लोग ही तो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि उनके पास प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, उनको लगता है कि क्या बनाना चाहिए, तो फिर ऐसी चीजें दिमाग में आती है, और यही हम लोग यहाँ सीखने आए हैं कि हमें क्या क्या सीखना होता है। अब देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड? हमारे ह्यूमन हैंड में कितनी बोन्स हमारी होती हैं? तो होती हैं 27। अब आपको बताना है हमारी जो आर्म्स होती हैं, बोथ आर्म, दोनों आर्म्स में कितनी बोन्स होती हैं। ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी बोन्स होती हैं हमारे बोथ आर्म्स में। ठीक है, और मैंने जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका आंसर डिटेल में जरूर बताइए। मैं आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, हर एक आंसर को आपको देखूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।